तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में, पावर्स क्या है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की, और हमें प्रोविज़न पता चलेगी कि कब कब सर्वे हो सकता है, कब कब सर्च हो सकती है, कब कब सीजर हो सकती है। बहुत सारी मूवीज़ भी आई हैं इसमें, है ना। और आपने कभी देखी कभी इनकम टैक्स की रेड मूवीज़ में? तो यस, तो वो रेड्स जो है वो इस सेक्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना। अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल सेक्शन 116 से लेके 119 तक, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है तुम्हारी वो ये है। सबसे पहले द फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, DGIT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, CCI यानी कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, जॉइंट डायरेक्टर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स JCIT जिसे कहते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स DDIT, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स DCIT, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ADIT एंड ACIT, इनकम टैक्स ऑफिसर ITO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर TRO, इंस्पेक्टर ऑफ ऑफिसर IIT, ठीक है जी। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इन कनेक्शन इट मे बी नोटेड दैट अंडर द टर्म 27A असेसिंग ऑफिसर मीन असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर। असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर। इनकम टैक्स ऑफिसर हु इज़ वेस्टेड इन द रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन, जो अपनी रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन में उसको असिस्ट मतलब वहाँ पे पोस्ट कर दिया हो, बाय द वर्च्यू ऑफ डायरेक्शंस और ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 120 सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में वो ऑर्डर्स इशू जो होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर हु इज़ डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 120 टू एक्सरसाइज परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस कॉन्फर्ड और असिस्टेड टू द असेसिंग ऑफिसर। उसके बाद CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है CBRA यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। It consists of a number of members appointed by the central government for the performance of such duties as may be entrusted to the board from time to time. It is a functioning under the jurisdiction of Ministry of Finance. तो ये इसकी functioning Ministry of Finance के अंडर आती है। The CBDT besides being the highest executive authority exercises control and supervision over the all officer of the income tax department। तो जैसे कि हमने वो सीक्वेंस में भी पढ़ा था, CBDT ही सबके ऊपर की अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। सारे ही ऑफिसर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो ही ऑथराइज है कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सके और कन्फर कर सके इनकम टैक्स एक्ट में। इन पर्टिकुलर इट हैज़ power and subject to control and approval of central government to make any rules for the time to time for the proper administration of provisions of income tax act। तो ये इसी को पावर दे रखी है कि ये टाइम टू टाइम जो है पावर्स कन्फर कर सके, यानी कि रूल्स को अमेंड कर सके टाइम टू टाइम सही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। All the rules under the act are framed by CBDT under section 295 and placed before the parliament। In addition to the general power of making rules of superintendence, the board has given specific power on several matters। तो जो भी रूल जो फ्रेम करे हैं CBDT ने वो सेक्शन 295 के अंडर है और पार्लियामेंट के आगे रखे जाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी जनरल पावर है इन रूल को बनाने के लिए और सुपरिटेंडेंस है, तो बोर्ड के पास स्पेसिफिक पावर्स हैं। अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी की कंट्रोल और अपॉइंटमेंट जो है सेक्शन 107 एंड 118 के अंडर है। तो सेक्शन 117 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक फिट टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कोई बंदा चाहिए तो। इट मे बी ऑथोराइज द बोर्ड और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल, अ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। कहता बोर्ड को ये भी एक्सरसाइज और किन किन को अथॉरिटी है कि वो
कोई भी बंदा जो असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के रैंक के नीचे वाला बंदा अपॉइंट कर सकता है, तो ये बंदे हैं। सबसे पहले बोर्ड को, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल को, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर को, प्रिंसिपल डायरेक्टर को, डायरेक्टर। ये हायरार्की बता रहे हैं कि किन किन बंदों को अथॉरिटी है असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे वाले रैंक के बंदे को अपॉइंट करने के लिए। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी में अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ एज द नेसेसरी टू असिस्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज फंक्शन। कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी सीबीडीटी ने ऑथराइज करा गया है कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स को एज एन मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी अपॉइंट कर सके, एज मे बी नेसेसरी टू असिस्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी असिस्ट कर सके इन इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। Section 118 authorized the CBDT to also direct by the way of notification that any income tax authority shall subordinate to the to such other income tax authorities as the case may be। तो कहता है सेक्शन 118 क्या कहता है, सीबीडीटी को ऑथराइज करता है ताकि वो डायरेक्ट कर सके कोई नोटिफिकेशन इशू करके कि इनकम टैक्स अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ को सबॉर्डिनेट कर सके टू सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ जो कि स्पेसिफाइड हों। उसके बाद सेक्शन 119 आता है, इंस्ट्रक्शन टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़। कहता है सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, जो अथॉरिटीज़ निचली अथॉरिटीज़ होती है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सीबीडीटी हैज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 119 टू इशू इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी सीबीडीटी को पावर मिली हुई है और सर्कुलर्स इशू करे गए हैं सबॉर्डिनेट्स के लिए ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर वेरियस अथॉरिटीज़ एंड ऑल अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट टू ऑब्जर्व एंड फॉलो सच ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन ऑफ द सीबीडीटी। कहता है ये ऑब्लिगेटरी है, सबकी ऑब्लिगेशन है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं, उस एक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उन ऑर्डर्स को यानी कि सीबीडीटी के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। ठीक है जी। CBDT is however not empowered to issue orders, instruction or direction in such a way as to require income tax authority to make assessment of a particular case in a particular manner। तो CBDT के पास कौन सी पावर नहीं है, ये MCQ क्वेश्चंस के लिए बनता है। रिक्वायर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू मेक असेसमेंट। कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कोई असेसमेंट नहीं कर सकता, मतलब ऐसे फालतू में असेसमेंट कर दी कोई भी पर्टिकुलर केस किसी भी मैनर में। तो एक मैनर, एक प्री डिसाइड फॉर्मेट है, उसमें काम करना पड़ेगा। इंटरफेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कमिश्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज एपिलेट फंक्शन। कहता कि आप कमिश्नर के को, अगर कोई कमिश्नर काम कर रहा है तो उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं लेके आ सकते, कमिश्नर अपनी तरह से काम करेगा। द सीबीडीटी में इफ़ कंसिडर नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द वर्क ऑफ असेसमेंट एंड द collection of revenue, issue general or specific orders from time to time in respect of any class of incomes or classes of the case, setting forth direction and instruction not being prejudicial to the assessee। कहता है सीबीडीटी को अगर ठीक लगे और उसके काम करने के लिए भी ये ज़रूरी हो ताकि मैनेजमेंट जो है या वर्क ऑफ असेसमेंट है या हमारे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है, तो स्पेशल ऑर्डर दे सकता है टाइम टू टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ इनकम। मतलब अलग अलग क्लास ऑफ इनकम है तो उसके लिए स्पेशल ऑर्डर्स दे सकता है। और कोई भी एसएससी के प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके फेवर में नहीं होना चाहिए, उसके पक्षपात में नहीं होना चाहिए। इन अप्रोप्रिएट केसेस द सीबीडीटी में रिलैक्स द प्रोविजन। ये वाले सेक्शंस, ये जो है 115P, S, 139, 143, 144 से लेके ये 273 तक, इसमें क्या है कि इसमें रिलैक्सेशन दे सकता है। वो कहता है सीबीडीटी को एम्पावर भी करा गया है टू ऑथराइज इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बीइंग अ कमिश्नरेट बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर टू एडमिट द एप्लीकेशन और क्लेम फॉर एग्जाम्पशन, रिडक्शन, रिफंड और एनी अदर रिलीफ अंडर द सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी। कहता है सीबीडीटी को और भी एम्पावर करा गया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइज कर सके ताकि वो स्पेशल या जनरल ऑर्डर दे सके फॉर क्लेम ऑफ एग्जाम्पशन, अगर किसी ने एग्जाम्पशन क्लेम करी है, डिडक्शन क्लेम करी है, रिफंड क्लेम करा है, ठीक है जी, ऑफ एनी पीरियड स्पेसिफाइड एक्ट टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप। अगर किसी की केस में अगर कोई हार्डशिप है और जेन्युइन हार्डशिप है तो उसमें उसको इग्नोर कर सकता है, यानी कि उसमें रिलीफ दे सकता है। द क्लेम फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ लेट फाइलिंग इज रिलेटेबल टू क्लेम अराइजिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एनी अदर रिलीफ अवेलेबल अंडर दिस एक्ट। तो किसी भी और तरह के रिलीफ के तरह ही दे सकता है उसको रिलीफ। अब बात आती है जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, एरिया अलॉटेड जुरिस्डिक्शन की, मेरा जुरिस्डिक्शन यहाँ तक है। कभी तुमने थाना इंचार्ज में देखा हो तो कहता कि हमारा ये जुरिस्डिक्शन ये पड़ता है, इससे बाद आप ये वाली चौकी में चले। उसी तरह से इनकम टैक्स में भी जुरिस्डिक्शन है और उसके अकॉर्डिंगली रेंज बनी हुई है। इनकम टैक्स ऑफिस कभी विजिट करके आना तो रेंजेस बनी होंगी, उसमें पता चलेगा। ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन सेक्शन 120 क्या कहता है
कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू एक्सरसाइज पावर इन अकॉर्डेंस विद द सीबीडीटी डायरेक्शंस। कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो सारी की सारी पावर्स और फंक्शंस जो है वो सीबीडीटी के डायरेक्शंस के माध्यम से ही करेगी। ऐसा नहीं है सीबीडीटी के डायरेक्शंस के बाहर नहीं जा सकती। डीम डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 120 बाय द सीबीडीटी। कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बीइंग authority higher in rank may exercise the power and perform the functions of income tax authority lower rank if so directed by the CBDT. Such direction issued by the CBDT shall be deemed to be the direction issued under the said section 120। कहता कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी वो अगर हायर रैंक में भी हो तो जितनी भी पावर्स और परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं लोअर रैंक ही परफॉर्म कर सकता है अगर ऐसा डायरेक्ट करती है CBDT, और उसी को मान देंगे डीम डायरेक्शन है, यानी कि बड़ी अथॉरिटी जो है वो छोटी अथॉरिटी की पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो क्राइटेरिया फॉर इशू ऑफ डायरेक्शंस सेक्शन 120 सबसेक्शन 3 ये है। इन इशूइंग सच डायरेक्शंस द बोर्ड में हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया: टेरिशियल एरिया, पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन्स, इनकम्स और क्लासेस ऑफ इनकम्स, केसेस और केसेस ऑफ इनकम। CBDT ऑथराइजेशन फंक्शन कहता कि CBDT के ऑथराइजेशन असाइनिंग फंक्शंस क्या हैं। CBDT में ऑथराइज एनी प्रिंसिपल डायरेक्टर, आप अगर हायरार्की देखें तो प्रिंसिपल डायरेक्टर इमीडिएट उसके नीचे था, ऑथराइज कर सकता है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को या डायरेक्टर जनरल को या प्रिंसिपल डायरेक्टर को या डायरेक्टर को इनकम टैक्स की कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करे ऑफ एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी, किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को जिसने असाइन करे थे, मतलब किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को साइन करे थे, तो अब ये बंदे जो है CBDT के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सच ऑथराइजेशन में बी थ्रू अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर, तो ये जो ऑथराइजेशन है जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी पास कर सकता है। CBDT कैन एम्पावर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू इशू ऑर्डर्स इन राइटिंग टू अफेक्ट दैट पावर्स एंड फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन द असाइन टू द असेसिंग ऑफिसर under this act in respect of the specified area or the person, classes or the person or income or classes of income or the cases or classes of the cases shall be exercised or performed by the additional commissioner, additional director or joint commissioner और joint directors। तो इस पैराग्राफ का क्रक्स क्या है, कहता है कि CBDT किन किन को पावर्स दे सकता है सो दैट कि जो उसने ऑर्डर इशू करे इन राइटिंग में उनकी पावर्स को इफेक्ट में लेके आने के लिए असेसिंग ऑफिसर को स्पेसिफाइड एरिया में और पर्सन ऑफ क्लासेस इनकम की क्लासेस के लिए जो कि एक्सरसाइज करेंगे एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर। तो ये इन बंदों को इनको पावर दे रखी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल को पावर दे रखी है, रिटर्न में देगा पावर ताकि किसी बंदे को डेलीगेट कर सके किसी क्लास ऑफ इनकम को असेस करने के लिए। CBDT और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ कैन कॉन्फर ज्यूरिसडिक्शन विद मोर देन वन और इनकम टैक्स अथॉरिटी इन एनी केस। कहता है CBDT जो है या कोई और अथॉरिटी जो है इस बिहाफ में ज्यूरिसडिक्शन को भी कॉन्फर कर सकता है, मतलब उसको भी रेफर कर सकता है किसी और केस में भी। उसके बाद सेक्शन 124 आता है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom assessing officer has jurisdiction, where the assessing officer has vested the jurisdiction over the any other area within the limits of such area, he shall have jurisdiction in respect of any person carrying on the business or profession within that area or in respect of the person whose business or profession is carried on in more than one place if the principal place of business in that area in the respect of other person residing within the area। वो क्या कहना चाह रहा है, असेसिंग ऑफिसर की जुरिसडिक्शन कैसे होगी। कहता है असेसिंग ऑफिसर ने अपनी एरिया की जुरिसडिक्शन की लिमिट में वेस्ट करा, मतलब उसको असाइन करा हुआ है। कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सन उस रिस्पेक्ट में बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है उस एरिया में, और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एक या एक से ज़्यादा प्लेसेस पे कर रहा है, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसी एरिया में। मान लो एक जुरिसडिक्शन है एक ऑफिसर का, असेसिंग ऑफिसर का, उस जुरिसडिक्शन में एक प्रिंसिपल बिजनेस आता है, चाहे उसकी ब्रांचेस कहीं और भी हों फिर भी वो ऑथराइज है उस बिजनेस को असेस करने के लिए। ठीक है जी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हायर रैंक टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स जुरिसडिक्शन। कहता कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी जुरिसडिक्शन को उसकी जुरिसडिक्शन अलॉट करने के लिए हायर अथॉरिटीज़ जो है इनकम टैक्स की वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हायर इन द रैंक टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स जुरिसडिक्शन। इसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कहाँ पे असेसिंग ऑफिसर का जुरिसडिक्शन होगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखता है, कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है जुरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल
कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर की उनका एरिया कौन सा है, तो क्वेश्चन जो डिटरमाइन करेगा वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल करेगा या डायरेक्टर जनरल करेगा या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर करेगा या चीफ कमिश्नर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर कंसर्न। इफ़ दे आर नॉट इन अग्रीड देन द सेम डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। अगर ये अग्रीमेंट नहीं होता इनके बीच में तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा, या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट पार्ट में लिख रहा है कि टाइम लिमिट क्या है किसी भी ज्यूरिसडिक्शन को सवालियत में उठाने के लिए, यानी कि कितनी देर में आप ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर सकते हैं। केस नंबर 1 में जब रिटर्न फाइल हो चुकी हो सेक्शन 139(1) के अंदर, तो आपके पास 1 महीना होता है, टाइम लिमिट 1 महीना है फॉर द सर्विस फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि 142 या 143 के अंदर या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर के विद इन 1 मंथ में आपको ये ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करनी होती है। जहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी गई तो टाइम लिमिट अलाउड अंडर द नोटिस सेक्शन 148 और 148 फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय द नोटिस अंडर सेक्शन 144 टू शो कॉज नोटिस वाई द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शुड बी मेड, जो भी अर्लियर हो। वो कहता सी पार्ट में जहाँ पे सर्च इनिशिएट हो चुकी है अंडर सेक्शन 132 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं या फिर कोई और अदर डॉक्यूमेंट या फिर कोई और अदर एसेट जो कि सेक्शन 132A में रिक्विजिट करा गया था, तो 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस वाज सर्व्ड अंडर सेक्शन 153(1), 152 और द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। फोर्थ पार्ट में कह रहा है असेसिंग ऑफिसर मे रेफर द मैटर फॉर डिटर्मिनेशन। कहता है जहाँ पे असेसी क्वेश्चन करता है कि असेसिंग ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन के ऊपर, तो असेसिंग ऑफिसर अगर क्लेम की करेक्टनेस से सेटिस्फाइड ना हो तो वो मैटर जो है पार्ट 2 अबव यानी कि हायर अथॉरिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है जुरिस्डिक्शनल पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। कहता वेयर एवरी असेसिंग ऑफिसर शेल हैव द पावर्स conferred by or under this act or an assessing officer in respect of income occurring or arising or received within the area, if any, over which he has been vested with the jurisdiction by the virtue of director or order issued under section 120। इसका मतलब ये है, इस पार्ट में वो कहना चाह रहा है कि हर एक असेसिंग ऑफिसर के पास पावर्स होती हैं इस एक्ट के अंडर कि वो अपने एरिया में अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई भी इनकम अक्रू या अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है ओवर द वेस्टेड विद द जुरिस्डिक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ डायरेक्शन और द ऑर्डर इश्यूड अंडर 120 के अंडर जो ऑर्डर इशू हुआ उसको भी डील कर सकता है। उसके बाद पावर टू ट्रांसफ़र केसेस सेक्शन 127। अथॉरिटीज़ एम्पावर टू ट्रांसफ़र द केसेस फ्रॉम वन असेसिंग ऑफिसर टू अनदर। कहता है कि अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि अगर वन असेसिंग ऑफिसर जो है दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ये पावर दे सकता है। और इस पार्ट में ये भी कहना चाह रहा है, कहता है जो असेसिंग ऑफिसर दूसरे सबॉर्डिनेट या दूसरे असेसिंग ऑफिसर को अगर कोई पावर ट्रांसफ़र करता है तो जो ये जो पावर ट्रांसफ़र करनी है वो प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा ही हो सकती है। हाउएवर दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज, मतलब ये पावर तभी एक्सरसाइज हो सकती है जब असेसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ड दिया जाए और उसके रीजंस को रिकॉर्ड करा जाए। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द हायर अथॉरिटीज़ टू ट्रांसफर द केसेस। इसमें क्या लगता है कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि असेसिंग ऑफिसर जो है जहाँ पे जो केस ट्रांसफ़र कर रहा है एंड द असेसिंग ऑफिसर जिसको केस ट्रांसफ़र हो रहा है वो दोनों ही सेम प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर ना आए। इस केस में प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स कोई भी जिसका जुरिस्डिक्शन में जिसके जुरिस्डिक्शन से ये ट्रांसफ़र हुआ है केस वो ऑर्डर पास करेगा अगर सच कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ म्यूचुअली अगर ये कंसर्न्ड अथॉरिटी म्यूचुअली एग्री करते हैं। अगर ये एग्री नहीं करते हैं तो CBDT के पास अथॉरिटी रहेगी कि ये ट्रांसफ़र करने की केस की। नो रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हर्ड इन द सर्टेन केसेस। कहता है कुछ केसेस में आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की ज़रूरत नहीं है। इस केस में द ट्रांसफ़र जो है असेसी विद इन द सेम सिटी लोकेलिटी प्लेस देन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव द रीजनेबल। अगर वो कहता है कि असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल ही सेम सिटी या सेम लोकेशन पे हैं तो दोबारा से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। री इशू ऑफ नोटिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
कहता कि जो दूसरी स्टेजेस पे अगर ट्रांसफ़र होती है तो नोटिस दोबारा से रीइशू करने की ज़रूरत नहीं है अगर नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका है। केस का मीनिंग आप एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। उसके बाद हमने सेक्शन 129 के ऊपर चलना है, चेंज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जब चेंज होती हैं, स्टेजेस फ्रॉम द सक्सीडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी वुड कंटिन्यू। इसमें क्या लगता है, अगर कहते हैं इसमें ये स्टेजेस जो हैं, अगर सीज़ कर जाता है कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, सक्सीड करती है दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और वो दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी जुरिस्डिक्शन में ख़त्म हो जाती है, तो जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी सक्सीड कर रही है वो उसी स्टेज से अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगी जहाँ पे प्रीडिसेसर जो अथॉरिटी ने छोड़ा था। अपॉर्चुनिटी टू बी रिहर्ड, assessee concerned may demand that before continuation of proceeding in part 1 above, कहता कि जो जहाँ पे प्रोसीडिंग छोड़ी थी तो प्रीवियस प्रोसीडिंग कोई भी पार्ट है तो उसको एक बारी फिर से ऑर्डर पास करना पड़ेगा, यानी कि रीहर्ड की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद सेक्शन 131 से 136 में करेंगे पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्शन 131, इनकम टैक्स अथॉरिटी है पावर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट, यानी कि सिविल कोर्ट में उसके पास पावर्स हैं इन सर्टेन मैटर्स। असेसिंग ऑफिसर, कोई भी असेसिंग ऑफिसर, कोई भी डिप्टी कमिश्नर, अपील्स का जो है जॉइंट कमिश्नर अकेला, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, या कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो है जो 144C के अंडर रेफर करा गया, हैव पावर्स, उसके पास पावर रहेंगी सिविल कोड के अंदर 1908 के अंदर जब वो मैटर्स को डील करेगा। वो क्या क्या कर सकता है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद अटेंडेंस जो है किसी भी पर्सन की वो भी देख सकता है, इंक्लूडिंग कोई भी ऑफिसर बैंकिंग में या फिर बैंकिंग कंपनी का, या फिर एग्जामिन ले सकता है, यानी कि एग्जामिन कर सकता है उसको कसम दिलवाकर ओथ के ऊपर। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कंपेल कर सकता है। कुछ कमीशंस भी इशू कर सकता है उसको। और जो पावर्स हैं नॉर्मली जो कोर्ट ही एक्सरसाइज कर सकता है व्हेन इट इज़ trying a suit. While exercising these power, authorities act in a quasi-jurisdiction capacity or to confirm the principal judicial procedure, तो ये confirm करेगा principal judicial procedures को भी। उसके बाद power under section 131 subsection 1 to be exercised in certain cases even if there is no proceeding pending। वो कहता कि अगर कोई भी पावर जो है कोई भी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग नहीं है तभी आप जो है पावर 131(1) के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो। वो क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई भी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर या फिर अकेला डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर जो सेक्शन 132(1) के अंडर रेफर था, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके पास कोई भी अगर रीज़न होगा कि इनकम कोई भी कंसील करके छुपाई गई है और यहाँ पर कोई छुपाई जा सकती है कोई भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन उसके जुरिस्डिक्शन में, तो उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये कॉम्पिटेंट रहेगा कि अपनी पावर्स, मतलब वो बंदा अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी जो रेफ़र करी गई है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं भी है विद रिस्पेक्ट टू सच पर्सन जो पेंडिंग है, यानी कि इस सेक्शन में जो उसके पास पावर जो है वो सेम रहेंगी 131 की, चाहे उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग या फिर कोई भी केस पेंडिंग ना हो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए। कहता कि फॉर फैसिलिटिंग क्विक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से छोटा बंदा नहीं जो कि बोर्ड नोटिफाई करेगा, उसके पास भी एक पावर रहेगी 131 की, वो ताकि वो इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन relating to an agreement exchange of information under section 1998 even if no proceeding is pending, चाहे उसकी कोई proceeding pending हो चाहे ना हो। पावर टू, एक सेकेंड, उसके बाद जो है पावर टू इम्पाउंड और रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 131 सब सेक्शन 3 कहता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो अपनी बुक्स या फिर कोई भी अपनी कस्टडी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई और अदर डॉक्यूमेंट जो उसके सामने प्रेजेंट करे गए हैं अथॉरिटी के साथ के सामने, तो जो पावर्स हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेंगी ऑफ ऑल अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट असेसिंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हुज पावर आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इनके पास पावर जो है रिस्ट्रिक्टेड है। वो कहता कि ही मस्ट रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर इम्पाउंडिंग, मतलब इन बंदों को जो ऊपर दिए गए बंदे हैं इनको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों बुक्स इम्पाउंड करनी है आपने।
और इफ़ ही डिज़ायर टू, अगर वो रखना चाहता है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 15 days हॉलीडेज़ को छोड़ के, तो वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल की या कमिश्नर की या प्रिंसिपल कमिश्नर की या प्रिंसिपल डायरेक्टर की परमिशन लेगा, इन बंदों की परमिशन लेगा। उसके बाद सर्च एंड सीजर 132, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है सेक्शन। वो कहता है कि अंडर दिस सेक्शन वाइड पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर आर कॉन्फर्ड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड relating to the search and seizure would, as so far as possible, apply to the searches and seizure under this act. Contravention of the issued एक सेकेंड